नमस्कार, मैं अशोक राज। अल्बिडो आईएएस में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग इतिहास के वैकल्पिक विषय साथ में जीएस प्रीलिम्स और मेंस को देखते हुए टारगेट करते हुए इस पर अध्ययन करेंगे। उन बिंदुओं को हम देखेंगे जिनकी उपयोगिता सिविल सर्विसेज में बहुत ही उपयोगी है। साथ में यदि कोई स्टूडेंट पीजीटी या टीजीटी या नेट की तैयारी कर रहा है तो भी देख सकता है, उसके लिए भी उपयोगी सिद्ध होगा। हम समय न बर्बाद करते हुए टू दी पॉइंट अपने मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले आज हमारा क्लास का फर्स्ट क्लास है जिसमें हम लोग इतिहास के बारे में समझेंगे। इतिहास क्या है और इसका क्या स्रोत रहा है, कैसे हम जानेंगे इतिहास में प्राचीन घटनाएं या मध्यकालीन घटनाएं या आधुनिक घटनाएं कैसे घटी। जैसे कहा जाए कि गुप्त काल में या मौर्य काल में या वैदिक काल में या हड़प्पा सभ्यता में, जिसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, या पाषाण काल में ऐसा हो रहा था। जैसे हम लोग कहते हैं कि मानव ने सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया, मानव ने सबसे पहले गेहूं या जौ उगाया था या धान उगाया था, चावल उगाया था। कैसे हमें पता लगेगा? सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया, या महरौली का स्तंभ लेख जो है, जो दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में है, जो भी है इतिहास में, कैसे पता लगेगा कि ये था? कैसे आप बताएंगे? तो इसके लिए हम लोग जानेंगे इतिहास जानने का स्रोत क्या है। हमारे पास इतिहास का क्या है स्रोत। इतिहास के स्रोत को समझेंगे और ये प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है, मेंस में भी बनता है, यूपी पीसीएस में कई बार बना है, बीपीएससी में भी कई बार बना है, अदर स्टेट पीसीएस में भी बहुत बार क्वेश्चन बने हैं। तो इसका स्रोत लिखने को आ जाए, या इसी को दूसरे रूप में लिख सकते हैं साधन क्या है, या इसी को उपागम भी लिख सकते हैं, या इसी को साक्ष्य भी लिख सकते हैं। चाहे साक्ष्य लिख दिया जाए या उपागम या साधन या स्रोत, एविडेंस क्या है। तो अगर इन साधनों की बात किया जाए, इतिहास आप सभी जानते हैं, हम लोग इसको मुख्य रूप से 3 चरणों में बांटते हैं। एक प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा आधुनिक इतिहास। एक इतिहास हम लोगों को और पढ़ने को मिलता है, वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व का इतिहास। तो इतिहास में सबसे पहले अगर चरण आता है तो प्राचीन इतिहास का चरण आता है। इसलिए हम लोग सबसे पहले प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे, एंशिएंट हिस्ट्री। तो हम लोग समझेंगे, वी नो डेट एंशिएंट हिस्ट्री ए लॉट ऑफ सिलेबस में है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिलेबस में है, बट हम उसको इतना आसान करके, इतने सरल शब्दों में पढ़ लेंगे, इतने टू दी पॉइंट कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, डेट बाय डेट हमारा कॉन्सेप्ट तैयार रहेगा। हम क्वेश्चन को देखते ही देखते हल कर देंगे बिना कलम उठाए। तो आइए देखते हैं कि प्राचीन इतिहास का स्रोत क्या, साधन क्या, उपागम या साक्ष्य क्या रहा है। तो इसके अगर साधन की बात करें, स्रोत की बात करें, तो हमारे पास देखिए एक है पुरातन संबंधी, पुरातन साक्ष्य। पुरातन साक्ष्य की अगर बात करें या पुरातन संबंधी साक्ष्य। दूसरा अगर बात करेंगे विदेशी यात्री, इंडिया में अर्थात भारत में देखेंगे बहुत से विदेशी यात्री भी आए। जैसे ह्वेनसांग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, फाहियान का नाम सुना होगा, इतिसंग है, फर्नांडीज नूनीज है, या बारबोसा है, मार्को पोलो है, अनेक, अब्दुल रज्जाक है ना, अलबरूनी है, महमूद गजनवी के साथ में आते हैं। तो अनेक विदेशी यात्री आए। उन विदेशी यात्रियों ने अलग अलग किताबें लिखा, विवरण लिखा। उनके किताबों के पढ़ने से हमें पता लगता है कि भारत में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी। इसके साथ में हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, हमारे पास साहित्यिक स्रोत में बहुत बड़ा भंडार है और यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करके ये भी बनते हैं, यहाँ से भी बनता है क्वेश्चन। और
पुरातन साक्ष्य से भी बनते हैं, यहाँ से भी बनता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे साहित्यिक स्रोत, जैसे हमारे पास जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, अभी तक जितने किताबें लिखी गई हैं, प्राचीन इतिहास का हो या मध्यकालीन का इतिहास हो, तुजु के जहांगीरी, जहांगीरनामा, अनेक किताबें, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, प्राचीन इतिहास में इन किताबों से हमको अध्ययन का पता लगता है। जैसे प्रयाग प्रशस्ति एक प्रशस्ति है, प्रशंसा किया गया हरिसेन द्वारा, गुप्त काल में समुद्रगुप्त के विजयों के बारे में बताया गया है। तो अनेक किताबों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं प्राचीन इतिहास में, तो हमारे पास सबसे पहले आता है पाषाण काल। क्या आता है? पाषाण काल। तो अगर पाषाण काल की बात करते हैं तो पाषाण काल में हमारे पास केवल एक ही स्रोत है, वो है पुरातन साक्ष्य। क्या है? पुरातन साक्ष्य। विदेशी कोई साक्ष्य नहीं है, ना कि साहित्यिक साक्ष्य। केवल क्या है? पाषाण काल का जो हमारे पास स्रोत है, जो साक्ष्य है, वो पुरातन साक्ष्य का केवल पुरातन ही है। पुरातन मतलब उत्खनन, जो मिट्टी में दबे थे उनको उत्खनन खुदाई करके निकाला गया। जो चीज़ें हमारे पास औजार पत्थर के या तांबे के या लोहे के जो भी मिले, उनके आधार पे खगोल शास्त्रियों ने, खगोलविदों ने, वैज्ञानिकों ने या हमारे इतिहास वेत्ताओं ने उनका अध्ययन करके कार्बन डेटिंग के माध्यम से बताया ऐसा ऐसा हुआ था। तो हमारे पास सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरातन साक्ष्य, यानी कि उत्खनन के माध्यम से जो किया गया। उत्खनन दो प्रकार का होता है, एक क्षैतिज होता है, एक ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर का मतलब काफ़ी नीचे गहराई तक उत्खनन किया जाता है, और क्षैतिज का मतलब होता गहराई कम होता, काफ़ी दूर तक विस्तृत में अध्ययन किया जाए उत्खनन करने के बाद में। जैसे आप हड़प्पा सभ्यता में देखेंगे, उत्खनन से निकला, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें। तो इससे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। उसका एकमात्र साक्ष्य हमारे पास आता है, वो है उत्खनन। पाषाण काल का एकमात्र साक्ष्य हमारे पास आता है उत्खनन, हड़प्पा का एकमात्र साक्ष्य आता है उत्खनन। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पुरातन साक्ष्य। पुरातन जो हमारे पास स्रोत है, इसमें अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास उत्खनन किया गया, इस उत्खनन में भी हमारे पास कई चीज़ें मिली। जैसे इसमें हमको मिला अभिलेख। क्या मिला? अभिलेख। अभिलेख के साथ साथ मुद्राएं भी मिली। मुद्राओं के साथ साथ हमारे पास और क्या मिल सकते हैं? सोचिए, कॉमन सेंस लगाइए, क्या मिल सकते हैं? तो अनेक चीज़ें क्या मिल सकते हैं? अभिलेख है, अभिलेख के अलावा मुद्राएं भी मिलेंगे, और मुद्राओं के अलावा और क्या मिल सकते हैं? कॉमन सेंस लगाइए, सोचिए, और क्या मिल सकते हैं? सिक्के भी मिल सकते हैं। सिक्कों के अलावा और क्या मिल सकते हैं? अभिलेख मिले होंगे, कुछ मुद्राएं मिले होंगी, और सिक्कों के अलावा और क्या मिले होंगे? स्मारक। क्या मिले होंगे? स्मारक। स्मारक का मतलब जो कुछ चीज़ें निकली हैं, वो चीज़ स्मारक, प्रतिमा के रूप में। जैसे हड़प्पा सभ्यता में एक नर्तक की मूर्ति मिली है, नृत्यांगना डांसिंग कर मिला है, या योगी की प्रतिमा मिला है, पाशुपति। उससे अनुमान ये लगाया जाता है कि योगी की प्रतिमा वो भगवान शिव का है, पाशुपति का है। इससे पता लगता है हड़प्पा सभ्यता वाले लोग शिव की पूजा करते थे। मातृ देवी की प्रतिमा मिला है, मृण मूर्ति है वो। इससे पता लगता है सिंधु घाटी सभ्यता में माता की पूजा ज़्यादा होती थी। माता प्रधान था, मृत प्रधान, यानी कि मातृ प्रधान था। इसका मतलब सिंधु सभ्यता मातृ प्रधान था। इसे पता लगता उत्खनन से। तो स्मारक बहुत से मिले हैं। अब इन पुरातन में अगर हम देखते हैं अभिलेख, मुद्राएं, स्मारक जो मिलते हैं, इनमें भी हम सबसे पहले अध्ययन किसका करेंगे? अभिलेख का। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है अभिलेख का। अभिलेख का क्या क्या हमारे पास अभिलेख मिले हैं, इन अभिलेखों पर हम विस्तार में चर्चा करते हैं। हमारा अभिलेख क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, इसको हटा दिया जाए तो सबसे पहले हम किसको चर्चा करेंगे? अभिलेख में। आप इसको नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। अभिलेख के अलावा अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास अभिलेख आता है, और हम अभिलेख पर आते हैं। देखिए, अभिलेख क्या है?
अभिलेख का मतलब होता है प्राचीन काल में या मध्यकाल में या आधुनिक काल में जो भी कुछ लिखा गया वो अभिलेख। तो प्राचीन काल में लिखा जो जाता था अभिलेख, वो किस पे लिखा जाता था? ताम्र पत्र पर लिखा जाता था। ताम्र पत्र के अलावा और किस पे लिखा गया होगा? शुरुआत में पाषाण पर लिखा गया होगा। पाषाण, पाषाण मतलब पत्थर या प्रस्तर लिख सकते हैं। पाषाण शिला पर, पाषाण शिलाओं पर लिखा गया। पाषाण शिलाओं के साथ साथ ताम्रपत्र पर लिखा गया। कुछ गुफाओं पर लिखेंगे, गुफाओं की दीवारों पर लिखे गए, दीवारों पर लिखे गए। और किस पे लिखे गए होंगे? गुफा के अलावा, दीवार के अलावा, ताम्रपत्र के अलावा, पाषाण शिलाओं के अलावा और कहाँ लिखे गए होंगे? चट्टानों पर लिखे गए होंगे। जो चट्टान थे, जो चट्टानें थीं, उन चट्टानों पर लिखे गए होंगे। और सोचिए कहाँ कहाँ लिखे गए होंगे। लोग प्राचीन काल में कहाँ कहाँ कुछ लिख देते थे। जो मुद्राएं थी उन मुद्राओं पर लिख देते थे। जो रुपया या मुहरे, जैसे सिंधु सभ्यता में मुहरे चलती थी, उन मुहरों पर लिख दिया जाता था। तो इस तरीके का जो अभिलेख है अनेक जगहों पर लिखे जाते थे। तो हम लिख सकते हैं कि अभिलेख जो है पाषाण काल में शिलाओं में ताम्रपत्र है, दीवार है, चट्टान है, मुद्रा है, इन सब पर लिखे जाते थे। इसके अलावा देखिए स्तंभों पर भी लिखा गया होगा। स्तंभों के अलावा और कहाँ लिखा गया होगा? प्रतिमाओं पर भी लिखा गया होगा। ये सब कुल मिलाकर के आप लिख सकते हैं अभिलेख प्राचीन काल में इन पर लिखे। अब देखिए लिखने का जो तरीका है, मेंस में सबका लिखने का तरीका अलग अलग है। अब एक दिन में आता नहीं ये लिखने का तरीका। जब आप बार बार लिखेंगे, कई बार लिखेंगे, तो एक आपका अच्छा सीक्वेंस बन जाएगा, अभ्यास बन जाएगा। और एक दिन में नहीं आता, 10 दिन में, 1 महीने में, 1 साल में, ये धीरे धीरे विकसित होता है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। जो है इन अभिलेखों में हम देखते हैं कि सबसे पहले का अभिलेख कौन है और इनकी उपयोगिता क्या है। सबसे पहले का अभिलेख अगर देखते हैं, विश्व में एक है बोगज कोई। बोगज कोई, बोगज कोई कहिए या इसी को बोघज कोई भी लिख सकते हैं। ये अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। बोगज कोई अभिलेख। ये विश्व का सबसे पुराना, या यूं कह सकते हैं भारत का सबसे पुराना अभिलेख है। इस अभिलेख की विशेषता क्या है? विश्व का सबसे पुराना अभिलेख है। इस अभिलेख से हमें ऋग्वेद के तिथियों का पता चलता है। जो ऋग्वेद लिखा गया हमारा, इस अभिलेख से हमें पता चलता है। ये अभिलेख 1400 बीसी का है। बीसी का मतलब ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं। अगर बीसी ना लिखें तो ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के पहले की बात है। ये अभिलेख 1400 ईसा पूर्व की है। क्लियर हो गया? इस अभिलेख में ऋग्वैदिक 4 देवताओं का उल्लेख है। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। नासत्य के स्थान पे अश्वनी कुमार भी लिखा जा सकता है। अश्वनी कुमार। ठीक, ये 4 देवता। तो ये बोगज कोई अभिलेख है। इसमें एक इंद्र, दूसरे नंबर पे मित्र, तीसरे नंबर पे वरुण और चौथे नंबर पे जो है नासत्य, जिन्हें हम अश्वनी कुमार कहते हैं। ये ऋग्वेद में 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। ये 4 देवताएं, जो 4 देवता जो लोग हैं, ये ऋग्वैदिक देवता हैं। और आज वर्तमान में भारत में अगर बात देखा जाए तो इन लोगों की पूजा अर्चना भी होती है। तो इस जो बोगज कोई अभिलेख है, इससे एक हिसाब से हमें इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ये विश्व का सबसे प्राचीन अभिलेख। अब अगर प्रश्न ऐसा बना दिया जाए, निम्न कथनों पर विचार करें, बोगज कोई में कुल 4 ऋग्वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। जब आप जानते रहेंगे तभी हल कर पाएंगे 4 है कि 5 है कि 3। पहले नंबर पे। दूसरे स्टेटमेंट पे लिखा जा सकता
ये बोगज कोई अभिलेख है मध्य एशिया से प्राप्त है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? मध्य एशिया से। यदि आप ये नहीं जान रहे हैं मध्य एशिया से प्राप्त है तो गलत हो जाएगा। लिख दिया भारत से प्राप्त है तो गलत है। कहाँ से प्राप्त है? मध्य एशिया से। इसी के आधार पे बाद में आंकड़ा लगाया गया कि जो आर्य लोग आए थे मध्य एशिया से आए थे, क्योंकि ऋग्वैदिक तिथियों का उल्लेख मिल रहा है। तो इस तरीके का कई इतिहासकार अलग अलग संभावनाएं व्यक्त करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके अलावा अगर हम भारत में देखते हैं, भारत में सबसे अगर प्राचीन अभिलेख हमारे पास आता है तो एक है हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख। हाथी गुम्फा का अभिलेख जो है ये है, अगर बात करें, ये भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख ये है। इसकी विशेषता क्या है? ये तिथि रहित है। क्या है? तिथि रहित है। इसके आगे हम और अभिलेख पर चर्चा करेंगे, तो इतना तब तक आप समझिए।